We will start with the मटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961। देखो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की साइट है। नाउ अंडर दिस सेक्शन एज वी कैन क्लियरली सी दैट देयर आर डिफरेंट सेक्शंस अंडर विच वी हैव डिफरेंट रूल्स। लेबर लॉ के अंदर भी अब इतने सारे मतलब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर जब आप HR स्पेशलाइजेशन में पढ़ रहे हो तो ये सारे हम लोग को पढ़ने हैं। तो इसमें मैं सोशल सिक्योरिटी में आ जा रही हूँ। IPC है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, चाइल्ड एंड वुमेन लेबर है, बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो मैं आज सोशल सिक्योरिटी जो सेक्शन है मतलब इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दी सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में एक बेनिफिट, एक बेयर मिनिमम एक स्टैंडर्ड एक बेनिफिट्स तो मिलनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को। तो सोशल सिक्योरिटी एक्ट उन मतलब वो सारे एक्ट इसमें आते हैं सोशल सिक्योरिटी में। तो मैं इनमें से आज सिर्फ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है 1961 वो वाला कवर कर रही हूँ। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था 2017 में। तो पहले मैं जो इसका बेस है बेस एक्ट जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ टुडे, एंड देन विल कंटिन्यू विद दैट अमेंडमेंट ऑल्सो। ठीक है, ये एग्जामिनेशन में आया था, लास्ट टाइम भी आया था। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 नंबर 53 ऑफ 1961, 12 दिसंबर 1961 पब्लिकेशन है। देखो सारा चीज जो प्रिंट मैंने पब्लिश हुई थी ये सब चीज। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्लियरली इंडिकेट की समथिंग रिलेटेड टू वुमेन एंड मैटरनिटी। ये दिस इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय एवरीवन. This is an act to regulate the employment of women in certain establishment for certain period before and after childbirth and to provide for maternity benefit and certain other benefits. तो this ये जो entire maternity benefit act है ये समझ में आ रहा है कि ये जो वुमेन है जो वुमेन है द वुमेन हु आर एम्प्लॉयड इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वुमेन एम्प्लॉयड है नौकरी कर रही हैं, अब उनके तो मैटरनिटी जो मीन्स आफ्टर गिविंग मीन्स बिफोर जस्ट बिफोर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड एंड आफ्टर गिविंग क्या होता है मैटरनिटी की छुट्टी ज़रूरत होती है। जो भी एक वुमेन है वो नॉर्मल सी बात है माँ बनेगी, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड तो मिनिमम एक छुट्टी का उनको टाइम लगता है। बिकॉज जब बर्थ होगा एक चाइल्ड का तो एक बर्थ के पहले का कुछ टाइम और बर्थ के बाद का कुछ टाइम, क्योंकि हेल्थ इश्यूज एंड बच्चों की ज़रूरत है माँ की, तो ये सारी चीज़ के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट केम। ठीक है, but it enacted by the parliament in the 12th year of the Republic of India as follows. ठीक है, short title, extent and commencement. This act may be called the Maternity Benefit Act 1961. It extends to wool of India itself come into force on such date as may be notified in this behalf in the official gazette. ये नॉर्मल से बात है, ये इस तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसमें लिखा गया कि जिस दिन से ये इन्फोर्स किया गया मतलब इट्सल्फ जिस दिन से ये ऑफिशियल गैजेट आया पब्लिश हुई उस दिन से ये एप्लीकेबल है ऑल ओवर मीन्स एक्सटेंड टू वुल ऑफ इंडिया सभी जगह पर। In relation to mines and to any other establishment wherein persons are employed for the exhibition or equestrian, acrobatic and other performance by the central government, and in relation to other establishments in state by the state government. ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कुछ कुछ स्पेशल पॉइंट्स है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कुछ स्पेसिफिक जैसे माइंस वगैरह में और वहाँ के लिए बता रहे हैं नोट्स। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स इन रिलेशन टू माइंस in the territories to which it extends on the 1st November 1963. तो ये जो पॉइंट 3A है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 1 नवंबर 1963 से यहाँ पे ये लागू है। By SO number 2920 dated 5th October published in the Gazette of India Part 2 Section 3. This is all the history कब कब ये लागू हुआ कैसे कैसे। दूसरा सेक्शन है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। अब ये एप्लीकेशन में क्या है, ये कहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है वो कहाँ पे अप्लाइड है, किसके लिए है। It applies in the first instance to every establishment being a factory, mine or plantation, including any such establishment belonging to government, and to every establishment wherein persons are employed for the exhibition of equestrian, acrobatic and other performance. तो यहाँ पर सभी establishments को cover किया गया है, वो factory हो, mines हो, plantation हो, किसी भी तरह का central government हो, state government हो, सभी कोई हो, provided that the state government may, with the approval of the central government, after giving not less than 2 months notice of its intention of so doing by notification in the official gazette, declare that all or any of the provisions of this act
shall apply also to any other establishment or class of establishment, industrial, commercial, agriculture or otherwise. देखो कोई भी जो रूल होता है जो सेंट्रल और स्टेट दोनों पे लाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को अगर उसको अप्लाई करना है या उसमें कुछ एडिशन या मॉडिफिकेशन करना है तो दे कैन आस्क फॉर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब यहाँ पर ऑफिशियल गैजेट में बता रहे कि ये इसके जो प्रोविजंस हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के, ये हर एस्टेब्लिशमेंट के लिए लागू है, वो इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो, एग्रीकल्चर या कोई भी. ठीक है. Point number 2, save as otherwise provided in section 5A and 5B, nothing contained in this act shall apply to any factory or other establishment to which the provisions of the ESIC 1948 84 of 1948 apply for the time being. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि सेक्शन 5E और 5B जो हम लोग पढ़ेंगे, 5A और 5B क्या है ये पॉइंट आपके उस जगह पर अप्लाई नहीं होगा, उस फैक्ट्री में ये अप्लाई नहीं होगा जहाँ पे आपका ऑलरेडी ESIC का जो रूल्स है वो एप्लीकेबल है. तो जहाँ पे ESIC का एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का रूल 84 ऑफ 1948 अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे आपका सेक्शन 5A और 5B एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है. अब यहाँ पे डेफिनेशन में आ जाते हैं. इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स फर्स्ट appropriate government. First definition is appropriate government means in relation to an establishment being a mine or an establishment where persons are employed for the exhibition of equestrian, acrobatic and other performance, the central government, and in relation to any other establishment, the state government. तो यहाँ पे appropriate government मतलब क्या बता रहा है? appropriate किसको आप गवर्नमेंट मानोगे? स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नमेंट मानेंगे या हम सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्नमेंट मानेंगे? वो बता रहा है कि अप्रोप्रिएट किसी एक चीज के लिए, किसी एक एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट है. ठीक है. तो उस एस्टेब्लिशमेंट के लिए हम बोल रहे हैं कि उस एस्टेब्लिशमेंट का जो क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं स्कोप है, उस एस्टेब्लिशमेंट में अगर मतलब कुछ हो रहा है या कुछ करना है तो उसके लिए, जैसे आप बता रहे हो एग्जीबिशन ऑफ इक्वेस्ट्रियन हुआ या एक्रोबेटिक हुआ, ये सब हो गया मतलब स्पोर्ट्स रिलेटेड. तो उस केस में अब ये सब में क्या होता है, जो स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे तो लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, तो कुछ सेंट्रल के अंदर में आ जाता है, कुछ स्टेट के अंदर में आ जाता है. तो उस केस में आप अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको मानेगा वो बता रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे बता रहा है the central government and in relation to any other establishment the state government. तो जैसे आपका ओलंपिक वगैरह में जो है उसमें आपको जो appropriate government है सेंट्रल गवर्नमेंट को माना जाता है, और अगर कोई और एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है. चाइल्ड इंक्लूड्स अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड. चाइल्ड का मतलब जो एकदम जन्मा बच्चा है उसके बारे में. डिलीवरी का मतलब मीन्स द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड. एम्प्लॉयर मीन्स जो एम्प्लॉय कर रहा है, एम्प्लॉयर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. In relation to an establishment which is under the control of the government, a person or authority appointed by the government for the supervision and control of employees, or where no person or authority is so appointed the head of the department. अब देखो यहाँ पे बता रहा है एम्प्लॉयर हम किसको मानेंगे. एक कंपनी हो गई. अब कंपनी तो एक आर्टिफिशियल एंटिटी ऑफ पर्सन, उसमें हम एम्प्लॉयर किसको बोले, तो यहाँ पर डिफरेंट डेफिनेशन दी गई. फर्स्ट, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक सुपरवाइजर है या कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हम उसको ही एम्प्लॉयर मानेंगे. अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर ऐसे तो नहीं पकड़ेंगे ना. तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या सुपरवाइजर है, जो भी है, जो कंट्रोल कर रहा है सारे एम्प्लॉयज को, उसको ही हम एम्प्लॉयर मानेंगे. इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट विच इज अंडर एनी लोकल अथॉरिटी, द पर्सन अपॉइंटेड बाय सच अथॉरिटी. अब कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या कोई गवर्नमेंट का स्कूल है या कुछ भी, उसमें एम्प्लॉयर किसको मानेंगे, तो जो लोकल अथॉरिटी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कोई कंपनी का सीईओ हो गया, जो भी उस चीजों को कंट्रोल कर रहा है, मतलब एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके माथे पे आ रही, वो उसको ही हम एम्प्लॉयर बोलेंगे. अगर कोई इश्यू होता है तो आप किसके पास जाओगे, देयर हैज टू बी सर्टेन डेजिग्नेटेड पर्सन. तो इसी वजह से एम्प्लॉयर जब बात कर रहे हैं तो जो भी इंचार्ज है, इंचार्ज ऑफ द एम्प्लॉय. In any other case, the person who are the authority which has the ultimate control over the affairs of the establishment and where the said affairs are entrusted to any other person, whether called a manager, managing director, managing agent, or by any other name such person. का definition, next definition is establishment. Establishment किसको बोलेंगे, कोई फैक्ट्री हुआ, माइन हुआ, प्लांटेशन हुआ,
An establishment where persons are employed for the exhibition of equestrian, acrobatic and other, ये सब sports related है, ठीक है. Establishment to which the provision of this acts have been declared under subsection 4 of the section 2 to be applicable. अभी बता रहे हैं कोई भी establishment है जहाँ पे ये provisions applied होंगे, ठीक है. अब आ गया फैक्ट्री. फैक्ट्री की डेफिनेशन हमने फैक्ट्रीज एक्ट में पढ़ी है. फैक्ट्री मीन्स अ फैक्ट्री एज डिफाइंड इन क्लॉज M of section 2 of the Factories Act 1948, 63 of 1948. फैक्ट्री की डेफिनेशन हमने पढ़ी है क्योंकि ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो तो फैक्ट्री में कवर करेगा ही. इंस्पेक्टर जो भी अपॉइंटेड है एज एन इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर की बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होती है ना, फैक्ट्रीज एक्ट में हमने पढ़ा कि अल्टीमेट जो अथॉरिटी है या मतलब सभी चीज़ों के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वो इंस्पेक्टर की होती है एज पर फैक्ट्रीज एक्ट. तो इंस्पेक्टर मीन्स एनीवन एज एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 40. Maternity benefit means the payment referred to in subsection 1 of section 5. Maternity benefit, maternity के दौरान जो benefit मिलेगी, तो जो payment मिलेगी referred to in subsection 1, वो हम लोग आगे cover करेंगे. Mine means a mine as defined in Mines Act 1952. Mine मतलब जो लोग बोलते हैं माइंस वगैरह, तो उसका भी माइंस एक्ट के अंदर उसका डेफिनेशन क्लियर है. जैसे फैक्ट्रीज एक्ट का फैक्ट्री का डेफिनेशन फैक्ट्रीज एक्ट में है, वैसे माइंस का डेफिनेशन माइंस एक्ट में दिया है, ठीक है. मिसकैरेज मींस एक्सपल्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ प्रेग्नेंट यूट्रस एट एनी पीरियड prior to or during the 26th week of pregnancy but does not include any miscarriage, the causing of which is punishable under the IPC 45 of 1860. तो miscarriage means it's not वो तो forcefully नहीं है, something वो एक accidental कुछ हो गया उस तरीके से बात हो रही है. तो accidental, if it is an accidental तो उस केस में इसको miscarriage बोलेंगे. But if it does not include any miscarriage, the causing of which is a punishable offense. So abortion is not miscarriage, ठीक है. Plantation means a plantation as defined in clause F of section 2 of the Plantation Labor Act. तो plantation मतलब वही तुम्हारे टी प्लांटेशन या जहाँ पे प्लांटेशन एक्ट कवर करता है. तो प्लांटेशन, क्योंकि प्लांटेशन में तो बहुत सारे औरतें रहती हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर तो ये एप्लीकेबल होगा ही. तो प्लांटेशन लेबर एक्ट के हिसाब से प्लांटेशन का डेफिनेशन है. प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, मतलब किसके किसके लिए ये लागू होता है, प्रेस्क्राइब्ड है. स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू अ यूनियन टेरिटरी मीन्स द एडमिनिस्ट्रेटर देयरऑफ. तो स्टेट गवर्नमेंट किसको बता रहे हैं हम यहाँ पर, जहाँ पर ये नियम लागू होगा जो इस चीजों को एडमिनिस्टर करेगा, ठीक है. वेजेस मीन्स ऑल रेम्युनरेशन पेड और पेएबल इन कैश टू अ वुमन इफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट express or employed were fulfilled and include such cash allowances as a woman is for the time being entitled to. तो wages यहाँ पर क्या हो रहा है, वो सारे remuneration अब कैश में जो एक woman को मिलना चाहिए were fulfilled and include such cash allowances includes DA and HRA a woman for the time being entitled to. मतलब जिस उस औरत को अगर वो नौकरी पे रहती तो उसको ये चीज एंटाइटल होता. इंसेंटिव बोनस एंड द मनी वैल्यू ऑफ द कंसेशनल सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर आर्टिकल बट डज नॉट इंक्लूड. देखो वेजेस में आपका डीएनएस अलाउंस होता है, एचआरए होता है, ठीक है. बेसिक तो है ही, डीएनएस अलाउंस है, एचआरए है, इंसेंटिव बोनस भी है या कोई कंसेशन वगैरह या फूड ग्रेन सप्लाई, ये सब है. बट डज नॉट इंक्लूड एनी बोनस अदर देन इंसेंटिव बोनस. इंसेंटिव बोनस छोड़ के कोई बोनस नहीं मिलेगा. जैसे सैलरी, मतलब एक इंसेंटिव, आपने काम अच्छा किया तो इंसेंटिव बोनस मिला, उसको छोड़ के कोई बोनस नहीं मिलेगा. ओवर टाइम अर्निंग्स एंड एनी डिडक्शन ऑफ पेमेंट्स मेड ऑन अकाउंट ऑफ फाइन, इसमें ये सब नहीं आएगा. एनी कंट्रीब्यूशन पेड और पेएबल बाय एम्प्लॉय टू एनी पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड और फॉर द बेनिफिट ऑफ द वुमेन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. वेजेस में ये सारी चीज नहीं आएगी. वेजेस डज नॉट इंक्लूड एनी कंट्रीब्यूशन. अगर एक एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन कर रहा है आपके पेंशन फंड में या कोई चीज में, उसको हम लोग वेजेस में नहीं कैलकुलेशन करेंगे. एनी ग्रेचुटी पेएबल ऑन द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस. कोई ग्रेचुटी तो नॉर्मली जब आप छोड़ते हो कंपनी तो ही मिलती है, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस पे, तो वो ग्रेचुटी वेजेस नहीं है. वेजेस मीन सिंपली द कैश वेज, जो एक पेमेंट आपको मिल रहा है उसमें बेसिक आ गया, ये सबको हम वेज बोलेंगे.
बट इंसेंटिव बोनस या अर्निंग्स, अदर कंट्रीब्यूशंस, ग्रेचुटी पेबल टू ऑन टर्मिनेशन, ग्रेचुटी वगैरह जो है वो सब वेजेस नहीं है, ठीक है। वुमेन, अब वुमेन का डेफिनेशन दिया, वुमेन मीन्स अ वुमेन एम्प्लॉयड वेदर डायरेक्टली और थ्रू एन एजेंसी फॉर वेजेस इन एनी एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पर वुमेन का मतलब हो गया वुमेन वो आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एनी एजेंसी, किसी भी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी हुई है, रिलेटेड। Section 3, subsection F, a factory does not include a mine subject to the operation of the Mines Act 152 और a railway running से। यहाँ पे बता रहा है कि फैक्ट्री जो है, ये हमने फैक्ट्रीज एक्ट में भी पढ़ा था कि फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री, वहाँ पे मैंने माइंस का अगर काम चल रहा है या रेलवे रनिंग सेट, वो फैक्ट्री के परव्यू में नहीं आता, मतलब फैक्ट्रीज एक्ट में नहीं आता है, ठीक है। Section 3, subsection J, the definition of miscarriage is similar to the definition as given in section 2, subsection 14B of the Employee State Insurance Act 1948। देखो miscarriage का जो definition है वो ESIC Act में भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है। आपको maternity benefit act में section 3 subsection J में है definition to miscarriage का, और ESIC Act में section 2 14B में है, ESIC Act 1948। तो miscarriage का definition is same. Now, next point is fourth point, employment of or work by women prohibited during certain periods। यहाँ पे बता रहा है कि इस टाइम में कुछ एक टाइम है maternity benefit के हिसाब से, कुछ एक टाइम है जहाँ पे औरतों को नौकरी पे नहीं रखा जाएगा या prohibited, ठीक है। No employer shall knowingly employ a woman in any establishment during these 6 weeks immediately following the day of her delivery or her miscarriage। किसी का अगर डिलीवरी हुआ है, बच्चा जन्म हुआ या मिसकैरेज जो भी हुआ, उसके इमीडिएटली 6 वीक्स के अंदर किसी को भी एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा किसी एस्टेब्लिशमेंट में, क्योंकि 6 वीक्स के अंदर कोई औरत ऐसे भी कैपेबल नहीं होगी काम करने का, मतलब एक एस्टेब्लिशमेंट में घर से बाहर जाके। No woman shall work in any establishment during the 6 weeks immediately following the day of her delivery or delivery of her miscarriage। देखो कोई भी establishment में 6 weeks during the 6 weeks, मतलब किसी का अगर डिलीवरी हुआ या मिसकैरेज हुआ, whatever मिसकैरेज भी अगर होता है तो उसमें भी उसके 6 हफ्तों के अंदर किसी को भी मैंने ऑफिस में काम, ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना, ऐसा। तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी को भी विद इन 6 वीक्स अलाउ नहीं करें। विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6, नो प्रेग्नेंट वुमन शैल ऑन अ रिक्वेस्ट बीइंग मेड बाय हर in this behalf be required by her employer to do during the period specified in the subsection 4 of any work is of an arduous nature or which involves long hours of standing or which in any way is likely to interfere with her pregnancy or the normal developments of the fetus or is likely to cause a miscarriage or otherwise to adversely affect her health। यहाँ पे बता रहा है कि जो मतलब प्रोविजन 6 है, सेक्शन 6 है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6, यहाँ पे सेक्शन 6 के पहले हम बताते हैं, यहाँ पे बता रहा है कि कोई भी प्रेग्नेंट औरत जो रहेगी, ठीक है, विदाउट एनी प्रिजुडिस, मतलब किसी मतलब आपको सोचना ही नहीं है इसके बारे में, कोई भी एम्प्लॉयर एक औरत को ऐसा कुछ काम नहीं देगा ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी जिसके कारण उसको लॉन्ग टाइम खड़े रहना पड़े या ऐसा कुछ हो जिसके कारण उसके प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आए या मिसकैरेज होने के चांसेस है, ऐसा काम एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से करवा नहीं सकता, ठीक है। द पीरियड रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 शैल बी 1 month immediately preceding the period of 6 weeks before the date of her expected delivery। यहाँ पे देखो, at the period of 1 month immediately preceding the periods of 6 weeks, 6 weeks के बाद 6 weeks के बाद आप और एक महीने, उसके बाद और एक महीना ले लो, उसके बाद बिफोर द डेट ऑफ हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड में एनी पीरियड ड्यूरिंग द सेड पीरियड ऑफ 6 weeks फॉर विच द प्रेग्नेंट वुमन डज नॉट अवेल ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस अंडर सेक्शन 6। देखो ये जो टाइम है ना, मतलब आप समझ लो प्रेगनेंसी के एक मतलब ये जो डिलीवरी डेट अगर होती है, डिलीवरी डेट के 1 महीना 30 डेज पहले से, ठीक है, एक 30 डेज पहले से उसको काम पे नहीं रखना चाहिए, मतलब उसको छुट्टी देनी,
at the period of 1 month immediately preceding the period of 6 weeks before the date of her expected delivery. तो सीधी सी बात है, अगर डिलीवरी डेट है तुम्हारी सपोज 31 दिसंबर, तो 1 दिसंबर से उस औरत को छुट्टी दे देनी चाहिए, वो आ नहीं सकती ऑफिस, ठीक है, उसको या कुछ ऐसा काम भी नहीं करवाना है. एनी पीरियड ड्यूरिंग द सेट पीरियड ऑफ 6 weeks फॉर विच द प्रेग्नेंट वुमन डज नॉट अवेल ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस अंडर सेक्शन 6, उसका लीव ऑफ एब्सेंस नहीं हुआ, उसको इसमें ही छुट्टी मिलेगी. राइट टू पेमेंट ऑफ मटर्निटी बेनिफिट, इस दौरान उसको मटर्निटी बेनिफिट का पेमेंट मिलेगा. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, एवरी वुमन शैल बी एंटाइटल्ड टू and her employer shall be liable for the payment of maternity benefit at the rate of the average daily wage for a period of actual absence immediately preceding and including the day of her delivery and for the 6 weeks immediately following that day. यहाँ पे क्या बता रहा है, 6 weeks का बता रहा है. नॉर्मली 6 weeks यहाँ पर हो जाता है, अगर देखा जाए ये 3 महीने का हो जाता है, 45 days 45 days, पहले 45 days बाद में 40, यहाँ पे 6 weeks बता रहे हैं. तो ये पहले 45 days डिलीवरी के, मतलब जस्ट जिस दिन डिलीवरी होने की है, डिलीवरी के पहले का 45 days ले लो और डिलीवरी के बाद का 45 days, तो उस टाइम में उसको जो पेमेंट, वो जो 90 days का पेमेंट है, देखो दिया एक्सप्लेनेशन. फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, the average daily wage means the average of the woman's wage payable to her for the days on which she has worked during the period of 3 calendar months immediately preceding the date from which she absents herself on account of maternity or 1 rupee or day whichever is higher. तो सीधी सी बात है, यहाँ पे उसको एवरेज डेली वेज पेमेंट ऑफ मटर्निटी बेनिफिट at the rate of the average daily wage for the period of her actual absence immediately preceding and including the day of her delivery and for 6 weeks. माने ये टोटल 90 days के लिए उसको टोटल पेमेंट मिलेगा, एवरेज डेली वेज के हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगा 90 days का, ठीक है. और यहाँ पे बता रहा है और 1 rupee a day whichever is higher, तो 1 rupee a day तो अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो कोई फायदा ही नहीं है जान के. तो नॉर्मल सी बात है, उसको एवरेज एक वुमेन्स का वेज का जो होता है वो मिलेगा, लाइक बेसिक हो गया, डे अर्नर्स अलाउंस हो गया, एचआरए, ये सब कंपोनेंट ऐड करके आप ले लो, या तो एक टोटल अगर कंसोलिडेटेड में मिलता है तो उसका जो होता है 30 days का वैसे मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से. नंबर 2 पॉइंट है, नो वुमन शैल बी एंटाइटल्ड टू मटर्निटी बेनिफिट अनलेस शी हैज एक्चुअली वर्कड इन एन एस्टैब्लिशमेंट of the employer from whom she claims maternity benefit for a period of not less than 160 days in the 12 months immediately preceding the date of her expected delivery. देखो, अब कोई भी maternity benefit claim नहीं कर सकता. तुम जैसे यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तुम एटलीस्ट 160 days तुमने मिनिमम काम किया हो, एक जगह पर 160 days मिनिमम काम किया होगा immediately for a period of not less than 100 in the 12 months immediately preceding the date of her expected delivery. ठीक है, मतलब डिलीवरी अगर होने वाली है सपोज दिसंबर में, तो उसके पीछे आप ले लो, उसके पीछे 160 days मिनिमम 6 महीना आप ले लो, 6 महीना तो होना ही चाहिए एक जगह पर. provided that the qualifying period of 160 days aforesaid shall not apply to a woman who has immigrated into the state of Assam and was pregnant at the time of immigration. ये उस टाइम की बात है, इसी वजह से ये 1961 में ये सब एप्लीकेबल था. अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं. For the rating under this subsection, the days on which a woman has actually worked in the establishment, the days for which she has been laid off during the period of 12 months immediately preceding the date of her expected delivery shall be taken into account. तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो औरत ने कितने दिन एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, या अगर छोड़ा है तो कब से छुट्टी पे जा रही है, ये सारी चीजें. The maximum period for which any woman shall be entitled to maternity benefit shall be 12 weeks. That is, say 6 weeks up to and including the day of her delivery and 6 weeks immediately following the day. मतलब overall 12 weeks आप ले लो. तो हम जैसे 3 महीने की बात कर रहे थे वही आ जाता है. Provided that where a woman dies during this period, the maternity benefit shall be payable only for the days up to and including the day of her death. ठीक है. Provided further that there were a woman having been delivered of a child dies during her delivery or during the period of 6 weeks immediately following the date of her delivery, leaving behind in either case the child
the employer shall be liable for the maternity benefit for the entire period of 6 weeks immediately following the day of her delivery, but if the child also dies during the said period, then for the days up to and including the day of the death of the child. ये भी एक क्लॉज है, क्योंकि सिचुएशंस तो कुछ भी हो सकती है, तो ये डिफरेंट क्लॉजेस दिया हुआ है कि अगर वुमन डाई करती है या उसका बच्चा डाई करता है तो किस दिन तक वो एम्प्लॉयर जो है उसको पेमेंट करनी होती है, ठीक है। Anyway, continuance of payment of maternity benefit in certain cases. Every woman entitled to the payment of maternity benefit under this Act shall, notwithstanding the application of the Employees State Insurance Act to the factory or other establishment in which she is employed, continue to be so entitled until she becomes qualified to claim maternity benefit under Section 50 of that Act. अब देखो यहाँ पे दो चीज आ जा रही है। 5A में क्या बता रहा है कि एक औरत को मैटरनिटी बेनिफिट कब तक मिलेगा, जब वो ईएसआईसी से क्लेम नहीं कर रही। अगर वो ईएसआईसी से क्लेम कर रही है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट में पेमेंट नहीं मिलेगा, दोनों जगह नहीं मिलता है, ठीक है। नॉटविथस्टैंडिंग द एप्लीकेशन ऑफ द ईएसआईसी टू द फैक्ट्री और द एस्टैब्लिशमेंट से कंटिन्यू टू बी सो एंटाइटल्ड अंटिल शी बिकम्स क्वालिफाइड टू क्लेम मैटरनिटी। तो अगर देखो, अगर आप वहां से भी पेमेंट ले रहे हो, ईएसआईसी से भी पेमेंट ले रहे हो, मैटरनिटी से भी लोगे, ऐसा नहीं होता। अगर ईएसआईसी से ले रहे हो तो मैटरनिटी से नहीं मिलेगा, वहां से नहीं ले रहे हो, जिसने दिया है ना, टू द फैक्ट्री और अदर एस्टैब्लिशमेंट इन विच शी इज एम्प्लॉयड कंटिन्यू टू बी सो एंटाइटल्ड अंटिल शी बिकम्स क्वालिफाइड टू क्लेम मैटरनिटी बेनिफिट। मतलब आप तब तक ईएसआईसी पेमेंट लोगे जब तक आपको मैटरनिटी बेनिफिट का क्लेम लेने के लिए आप एप्लीकेबल नहीं हो, ठीक है। ये वाला हो गया सेक्शन। पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट इन सर्टेन केसेस। यहाँ तक रिंकू पहले बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है? लास्ट में जो आपने बताया कि ईएसआई और मैटरनिटी दोनों एक साथ नहीं ले सकता है। हाँ, कोई भी जगह पर देखो, कोई भी नियम अगर होता है, कोई कहीं पर भी कुछ भी अगर होता है ना, तो दोनों चीज नहीं मिलता हम लोग को। आप किसी भी सेक्शन में ले लो या कोई भी नियम में ले लो, वहां पर आपको क्या बोलते हैं, दोनों फैसिलिटी नहीं मिलती है। जैसे अगर आपको, एक मिनट, हेलो।